गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसको हमने पहले चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन जो है हमने कवर कर लिया है। ये पार्ट 2 है और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कवर करेंगे लिबिडो क्या है और इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि क्या है और किस तरह से कुछ वर्ड दिए गए हैं सिगमंड फ्रायड के द्वारा, उनको आज हम कवर करेंगे। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। और ये सबसे पहले हम कवर करेंगे कि फ्रायड की मूल प्रवृत्ति। देखिए, एक तो दी है मूल प्रवृत्ति जो 14 दी है वो दी है मैकडूगल ने, मैकडूगल। और जो मूल प्रवृत्ति फ्रायड ने दी है, मूल प्रवृत्ति फ्रायड ने दी है 2, तो इसको हम मैकडूगल वाले पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ पर फ्रायड की 2 मूल प्रवृत्ति कवर करेंगे। नंबर 1 है जीवन मूल प्रवृत्ति और नंबर 2 है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नंबर 1 जीवन मूल प्रवृत्ति। और जीवन मूल प्रवृत्ति क्या होती है? इसमें प्रेम, आत्म संरक्षण और यानी भोजन, इस तरह की काम वासना और प्यास, ये चीजें शामिल होती हैं तो जीवन मूल प्रवृत्ति कहलाती है। भोजन, काम वासना, प्यास तो और प्रेम, आत्म संरक्षण, ये सब जीवन मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं जो इसमें शामिल होती हैं। और इसका नाम जो मैकडूगल ने फ्रायड ने दिया है, जो फ्रायड ने इसका नाम दिया है जीवन मूल प्रवृत्ति को, तो इसका नाम दिया है इरोस। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आया हुआ है। इस तरह से दूसरा पॉइंट यानी दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति होती हैं जैसे विध्वंस, विनाश, इस तरह से। तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति को इन्होंने नाम दिया है थेनाटोस या थेनारोस कह सकते हैं इसको, थेनारोस। तो ये है इनकी 2 मूल प्रवृत्तियां। अब आगे हम कवर करेंगे सिगमंड फ्रायड ने 2 ग्रंथियां बताई हैं, इलेक्ट्रा और ओडिपस। इसको हम कवर करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, तो इलेक्ट्रा ग्रंथि एक है ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथियों का पूछ लिया जाता है किस में होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों में और ये होती है ओडिपस ग्रंथि लड़कों में। देखिए, लड़कियों में होती है पिता से प्रेम के कारण, पिता से लड़कियां अधिक प्रेम करती हैं, इसलिए उस ग्रंथि को नाम दिया है इलेक्ट्रा ग्रंथि। और लड़के माता से अधिक प्रेम करते हैं, माता से अधिक प्रेम के कारण लड़कों में होती है ओडिपस ग्रंथि। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रा को हम मानेंगे अकेला। इलेक्ट्रा मतलब इकेला मतलब अकेला, सिंगल। तो अकेला यानी कि लड़कियां, यहां से लड़की पकड़ ले लीजिए, लड़की। तो लड़की जो है, अगर कोई दूल्हा आता है तो उधर से उसके साथ बारात आती है, लेकिन लड़का कई बारातियों के साथ आता है और लड़की इकेला, इलेक्ट्रा मतलब इकेली, लड़की इधर से अकेली जाती है। तो यहाँ पे याद रहेगा। दूसरा यहाँ पे पकड़ेंगे ओडी क्या होती है? कार होती है, गाड़ी होती है बहुत अच्छी। ओडी कौन खरीदेगा? लड़का, यानी लड़कों के लिए। तो लड़कों के लिए माता से अधिक प्रेम के लिए ओडिपस ग्रंथि और लड़कियों के लिए पिता से अधिक प्रेम के लिए इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ये पूछी हुई है, ये हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे, वहां जाकर कंफ्यूज नहीं होना है। हम इस तरह से पूरी साइड को कवर कर रहे हैं, कोरिलेट करके आपके माइंड में इमेज बनेगी और आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए, हम देखते हैं लिबिडो।
लिबिडो क्या है? लिबिडो ये सिगमंड फ्रायड ने एक वर्ड दिया है लिबिडो। लिबिडो के बारे में इन्होंने बताया है कि जो बहुत सुख की प्राप्ति, वैसी ऐसी शक्ति जो बहुत सुख की प्राप्ति कराए, वही क्या है? लिबिडो है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेम, स्नेह व सुख, प्रेम, स्नेह व सुख की प्राप्ति के लिए को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। लिबिडो कहा है, इसको हम कह सकते हैं, यानी कि इस सुख को, यानी लिबिडो कहा है, इस सुख को फ्रायड ने लिबिडो कहा है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बार बार, और हमें भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि फ्रायड ने जो सिद्धांत दिए हैं, 5 सिद्धांत, विकासात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत जिनको कहते हैं, तो फ्रायड का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये विकासात्मक सिद्धांत या मनोलैंगिक सिद्धांत। फ्रायड के 5 विकासात्मक या मनोलैंगिक अवस्थाएं, सिद्धांत नहीं है, सॉरी, अवस्थाएं। तो फ्रायड ने जो 5 दी हैं, ये अवस्थाएं, इनको हम कवर करेंगे। कभी कभी क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। पहली अवस्था है मुखावस्था, दूसरी अवस्था है गुदावस्था, तीसरी अवस्था है लिंग प्रधान अवस्था, और चौथी अवस्था है अव्यक्त अवस्था। पांचवी अवस्था को हम कह सकते हैं जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था। तो मुख अवस्था को हम कह सकते हैं ओरल स्टेज, इसको हम कह सकते हैं एनल स्टेज, यानी गुदावस्था को हम कह सकते हैं एनल स्टेज, इसको हम कह सकते हैं फैलिक स्टेज, और इसको हम कह सकते हैं अव्यक्त अवस्था को लेटेंसी स्टेज, और जननेंद्रिय अवस्था को हम कह सकते हैं जेनिटल स्टेज। तो कभी कभी ये एग्जाम में क्रम से लगाने के लिए आ जाता है कि किस तरह से इन्होंने बांटा है। इसको हम मान सकते हैं जन्म से 1 वर्ष, कहीं कहीं 18 माह है, और फिर 18 माह से 3 वर्ष तक है, और कहीं कहीं 1 से 2 वर्ष तक है। तो ये नहीं पूछा जाएगा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। और ये 2 से 5 वर्ष, ये 6 से 12 वर्ष, और ये 12 वर्ष से आगे, यानी ये 12 वर्ष के बाद। तो इस तरह से इन्होंने 5 विकासात्मक मनोलैंगिक अवस्थाएं दी है। यानी बच्चा सबसे पहले जन्म से 1 वर्ष तक बच्चा मुख पर कंट्रोल करना सीख जाता है, यानी कुछ मम्मी पापा दादा अब्बा इस तरह से कुछ वर्ड बोलने लगता है, और हर चीज को पकड़कर मुंह में पहुंचा लेता है। यानी कि कोई भी चीज अगर उसके हाथ में आती है तो खाने के लिए मुंह में ही पहुंचाता है, यानी वो मुख पर कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद गुदावस्था, यानी वॉशरूम टॉयलेट वगैरह पर वो कंट्रोल कर लेता है, यानी समझ जाता है। 1 से 2 वर्ष तक वो ये समझ जाता है कि मुझको किस चीज की इस वक्त जरूरत हो रही है। लिंग प्रधान अवस्था, इसी के अंतर्गत
बच्चे का लैंगिक विकास होता है 2 से 5 वर्ष, इसको फैलिक स्टेज कहते हैं। और अव्यक्त अवस्था में इसको सुप्त अवस्था भी कह सकते हैं, यानी इसमें लैंगिक विकास कमजोर पड़ जाता है। और जननेंद्रिय अवस्था यानी इसमें जननेंद्रिया विकसित हो जाती हैं, होनी शुरू हो जाती हैं, और यानी विकसित इस स्टेज में ही होती हैं। और जो इसमें लैंगिक विकास हुआ था, इसमें धीमा हुआ था, वो इसमें तीव्र हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ये फ्रायड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब कुछ पॉइंट होते हैं, युक्तिकरण होता है। युक्तिकरण क्या होता है? यानी बहाने बनाना। कुछ इस तरह के पॉइंट हैं, इनको हम कवर करेंगे। तो देखिए, ये रक्षात्मक युक्तियां होती हैं कुछ जो फ्रायड जी ने दी हैं, और ये हमारे जीवन में इनका ये बार बार हम यूज करते हैं। तो ये सी टाइप में क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है, कथन बनाकर कि बताइए, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी युक्तिकरण, युक्तिकरण क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहाने बनाना। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाते हुए लेट हो गया, वहां टीचर ने रोका कि आप लेट क्यों आए हो, तो बहाना बनाता है कि सर साइकिल में पंचर हो गया था, इस तरह से। या बच्चा स्कूल में 1 साल पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट आया तो फेल हो गया, फेल होने के बाद घर आकर उसने बहाना बनाया कि स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं था, उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो ये क्या हुआ? यानी बहाना बना दिया। तो अपनी कमी को यानी बहाना बना देना क्या है? युक्तिकरण। इस तरह से आता है प्रतिगमन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेशन। प्रतिगमन का अर्थ होता है पीछे की ओर लौटना। पीछे की ओर लौटने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे की ओर लौट गए। मतलब ये है कि जो हम हमारी एज अब यदि 30 वर्ष है तो 30 वर्ष हम पहले यानी कि 15 वर्ष की उम्र के बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे, तो इसे कहते हैं पीछे लौटना। यानी बच्चों नानी के घर जाने के लिए जिद करना, तरह तरह मतलब नए कपड़े खरीदने के लिए जिद करना, यानी छोटे बच्चों की तरह व्यवहार करना, यानी अपनी उम्र के हिसाब से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी तरह व्यवहार करना क्या होता है? यानी प्रतिगमन। ठीक है। इसके बाद प्रक्षेपण। प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्शन, यानी अपनी कमी को दूसरों पर थोपना, यानी या कहीं जिसे गुस्सा उतारना, इस तरह से कहते हैं अपनी कमी को दूसरों पर थोपना। जैसे हम एक बुक ले आए चुरा कर, एक हमारा दोस्त था, एक हम थे, लेकिन लाने के बाद क्या हुआ? घर जाकर पिटाई हुई। तो हम चुरा कर तो हम लाए हैं, लेकिन हमने बहाना बनाया कि मैंने नहीं चुराई थी, मेरे दोस्त ने चुराई थी, यानी दूसरे पर अपनी कमी को थोप दिया। तो आप समझ गए होंगे, इसे कहते हैं प्रक्षेपण। या दूसरी बात ऐसा समझ लीजिए कि एक नौकरी करने वाला इंसान है, वो अपने ऑफिस गया, ऑफिस में जाकर उसको किसी कारणवश डांट पड़ी, तो वो गुस्सा आया उसको, लेकिन वहां बर्दाश्त किया क्योंकि उसकी नौकरी चली जाती। यदि अपने बॉस पर या अपने सीनियर अधिकारी पर वो डांटता, उनको उन पर गुस्सा करता, तो लेकिन जब वो घर आया तो गुस्सा तो उसको था ही, तो उसने घर आकर अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को यानी अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। तो वो जो ऑफिस का गुस्सा था उसने अपने घर आकर शांत किया। तो इसका मतलब उसे उस गुस्से को, ऑफिस वाले गुस्से को घर आकर शांत किया। इसे कहते हैं प्रक्षेपण, यानी अपनी कमी को दूसरों पर थोप देना, यानी दूसरों पर अपनी कमी को उतार देना। ठीक। नेक्स्ट आता है नकारना, डेनियल। कष्ट को कम करने के लिए थोड़े समय के लिए, यानी थोड़े समय के लिए कुछ दूसरी बात समझ लेना। जैसे हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई ज्यादा बीमार हो जाए, तो हम कहते हैं क्या? भगवान को यही मंजूर था। या किसी का एक्सीडेंट हो गए या मृत्यु हो गई कि भाई मौत ही आ गई थी, क्या करते, बचाते कैसे, कई हमने बहुत कोशिश की। तो इस तरह की ये बातें बना देना, यानी अपने कष्ट को कम करने के लिए किसी दूसरी बात को उसमें जोड़ देना, क्या कहलाता है? नकारना, यानी डेंजर, ये कहलाता है। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, उनको हम कवर करते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी ये रक्षात्मक युक्तियां जो फ्रायड ने दी हैं, ये काफी यूज करते हैं हम अपनी लाइफ में, आप समझ रहे होंगे। और ये इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन कथन बनाकर दे देता है, तो हमें समझते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है? यानी किसी चीज की पूर्ति, किसी चीज की हमारे पास कमी है तो उसको पूरा करना। तो पूरा कैसे करेंगे? जैसे इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कोई छोटी हाइट की लड़की है तो वो ऊंची हील का सैंडल पहनती है ताकि उसकी हाइट बढ़ जाए, यानी जो क्षति है, यानी कमी है, उसको पूरा कर देती है। यानी किसी के छोटे हेयर हैं तो वो लोकल आर्टिफिशियल हेयर बांधकर बालों को लंबे कर लेती है ताकि उसकी जो कमी है, क्षति है, वो पूरी हो जाए, क्षतिपूर्ति। या किसी की टांग थोड़ी, कोई टांग से दिव्यांग है, यानी उसका पैर नहीं टिकता है, तो वो प्लास्टिक की
लैब बनवा लेता है, उस क्षति को पूरी करता है, क्षति पूर्ति। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से कई, जैसे हमारे दांत नहीं हो तो दांत यानी क्या करते हैं हम आर्टिफिशियल बनवा कर लगवा लेते हैं, वो भी हमारे एक तरह की क्षतिपूर्ति है। और शिक्षा में इस तरह से हम समझ सकते हैं क्षतिपूर्ति को, यानी जैसे एक बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं रखता है तो अब वो किसी ना किस तरह अपना हुनर बढ़ाएगा, तो वो क्या करेगा, वो खेल में रुचि रखेगा और खेल में एक विशेष स्थान लाने के बाद वो ये उस जो कमी उसकी पढ़ाई में थी उसको खेल के द्वारा पूरी करेगा, तो इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट आता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न क्या होता है, यानी दिन में ही स्वप्न देखना। जैसे हमारे पास पैसे की कमी है तो हम क्या करते हैं, मतलब चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं इसके बारे में, हमारे पास पैसे की कमी है। तो ज्यादातर ये होता है दिवा स्वप्न देखना है किशोरावस्था में, जिसे हम जॉब के लिए दिवा स्वप्न देखते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, इतना पैसा आएगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, इस तरह से। यानी ये दिवा स्वप्न यानी दिन में ही स्वप्न देखना। जैसे हमारे पास पैसे नहीं लेकिन हम फिर भी विचार करते रहते हैं और अपने मन को शांत करते हैं, संतुष्टि करते हैं। तो ये थे 6 पॉइंट रक्षात्मक युक्तियां फ्रायड की। ये भी इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमने पहली वीडियो में जो है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमने कवर कर लिया था। अचेतन मन, अर्धचेतन मन, इड, ईगो, अहम, पराअहम। तो इस तरह से हमने जो है इदम, ये सब कवर कर लिए थे पहली वीडियो में, और ये दूसरी वीडियो में हम ये दे रहे हैं। यानी अब तक का सिगमंड फ्रायड का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वीडियो थोड़ी छोटी छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि हम इस तरह से ट्रिक से आपको कोरिलेट करके पढ़ाते रहें। सारी मनोविज्ञान की, बुद्धि की और अधिगम की सभी परिभाषाएं हमने जो परिभाषाएं हैं वो ट्रिक से यानी कि कोरिलेट करके मनोवैज्ञानिक के नाम से कवर करके तैयार की हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल भर्ती टाइम स्टडी को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमने ईवीएस भी बहुत ट्रिक से कवर की है और हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं, मैथ, और ये जो है साइकोलॉजी भी स्पेशल, यानी हम सारे चारों सब्जेक्ट बड़े अच्छे तरह से कवर कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।